तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और बस जीतना भारत को ही है। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग, अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए पागल खाने में। यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहाँ बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म होगी, और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा। भाजपा की सीट नहीं फंस गई है, समाजवादी पार्टी का मुखिया फंस गया है यहाँ पे। अब वो कैसे दूसरी जगह जाते हैं वो भी मैं देखूंगा, और कैसे उनको हार का स्वाद यहाँ की जनता चखाती वह भी आप देखिएगा। Of course, Gandhi family, which has the seat for a very long time, should keep that seat, contest electoral, but 2 seats I don't know, but I have been also requesting them, they should be a part of this electoral politics. 26 तारीख बाद राहुल जी आएंगे, लेकिन एक और खबर चलाए हैं, पहले रामलल्ला के पास जाएं। वायनाड में लड़ रहे थे तो वायनाड में कह दिए वायनाड ही हमारा परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। देखो प्रभु की लीला, ये वही राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए, अब फिर खोज रहे हैं जगह। ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे सनम। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन, और कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला आज पहुंच चुका है संभल में। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका और बहुत महत्वपूर्ण हर लिहाज से हो जाता है, तो संभल में आज हम अपनी जनता के बीच पहुंचे हैं। बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से जरा एक बार स्वागत कर दीजिए। और देखिए, संभल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि संभल वो इलाका है जहां पिछले कुछ हफ्तों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए। और इसके अलावा शफीकुर रहमान बर्क, मरहूम सांसद, जिनके जो बयान रहे वो हमेशा चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में बने रहे, उस लिहाज से भी संभल महत्वपूर्ण है। और संभल जहां पर लगभग 50% आबादी मुस्लिम समाज की है, MY फैक्टर बहुत मायने रखता है। और साथ ही संभल में और क्या इस बार चुनावों में मुद्दे हैं, जनता की राय उन्हें लेकर क्या है, वो क्या सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जनता के बीच जाकर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं, विशाल चौहान जी हैं हमारे साथ, उनका स्वागत करना चाहती हूं। इसी के साथ तौकीर अहमद, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी सत्यानंद जी भी हमारे साथ हैं, और फिरोज खान, समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि देखिए, ये लड़ाई इसलिए भी अब पश्चिमी यूपी की दिलचस्प हो गई है क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर कुछ सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आज वो सस्पेंस इस लिहाज से भी टूट गया क्योंकि अब वो कन्नौज से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब एक चर्चा ये भी हो रही है,
चर्चा इस बात को लेकर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो क्या अब राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में साथ आ रहे हैं तो ये बीजेपी का कितना तनाव बढ़ाएंगे, ये समझ लेते हैं। विशाल जी, क्या लग रहा है, चुनाव में इस बार तनाव बढ़ेगा या क्या, कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, तनाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व अपने कार्यों से सब दिख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, देश देख रहा है। 2014 में बने, 2019 में बने और इस बार 2024 में भी 400 पार जाएंगे, ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि ये हम काम ऐसे किए हैं जो कहते हैं वो करते हैं और जो सोचते हैं वो कार्यों में। तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही? कोई चुनौती नहीं, किसकी चुनौती नजर आएगी? एमवाई फैक्टर बहुत मजबूत है यहाँ। अगर मैं संभल की बात, देखिए, समाजवादी पार्टी पहले तो अपने टिकट तय कर ले। एक टिकट करते हैं, दूसरे दिन काट देते हैं। वो तय नहीं कर पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने किसको उतारे। यहाँ सामने चुनौती हर प्रकार से है, क्योंकि उन्होंने सिवा भ्रष्टाचार और जातिवाद धर्म की राजनीति के सिवा कभी कुछ किया नहीं। तो जनता सब समझती है, इसीलिए उन्होंने नकार दिया। मैं आप समझ लेती हूँ। ये चुनौती है या क्या माहौल है आपके लिहाज से इस बार? परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन होगा, कौन करेगा परिवर्तन? जनता करेगी। अब पूरा देश परिवर्तन चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल नफरत बांटी है। नफरत के अलावा कोई विकास कार्य उनका क्षेत्र में नजर नहीं आता और उनके जुमलों से परेशान होकर के अब जनता ने मन बना लिया है कि जनता परिवर्तन चाहती है और प्रधानमंत्री को चेंज करके आने वाला प्रधानमंत्री देश की जनता राहुल गांधी को देखना चाहती है। इसलिए आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी आ रहे हैं क्या चुनाव मैदान में? पर्चा भरेंगे? राहुल गांधी तो पर्चा भरेंगे। राहुल गांधी पिछली बार भी लड़े थे और उनका रिकॉर्ड तोड़ मतलब ये जीत उनकी हुई थी और इस बार भी पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी सबसे अधिक रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आएंगे, सांसद बनकर आएंगे। चलिए, ये तो हम जनता के बीच आएंगे, लेकिन एक सत्यानंद जी भी हमारे साथ हैं। स्वामी सत्यानंद जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस बार संभल में क्या होने जा रहा है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी नजर है। देखिए, पहले तो अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की जय श्री राम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो निष्पक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में अभी कोई नहीं है। सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बातें रखने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई जो दिखाई दे रही है, जो सुनाई दे रही है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लोगों का जो मन है, लोग है, सभी लोग जो काम हुए हैं उनको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ यहाँ पर नेता हैं। आप ही अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है इस बार संभल? संभल में माहौल बदलेगा। इस बार बीएसपी के प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। ये कॉन्फिडेंस है आपका या वाकई कुछ हकीकत है इस बात में? हकीकत है, चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जनता के बीच आते हैं और एक एक करके उनका रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल भी लेंगे एक एक करके। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी, सब पार्टी से ही क्या? आप कल की धाम से आए? हाँ जी, कल। क्या माहौल है इस बार संभल? संभल का माहौल तो 19 फरवरी को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उसी दिन हो गया था जो होना था जी। अच्छा। संभल में जो समीकरण बदल गए हैं? अब कोई एमवाई फैक्टर नहीं है जिसके बारे में आप लगातार बात कर रही हैं। सब जाति बंधन टूट चुके हैं, एक एक कल की भक्त प्रधानमंत्री जी के साथ। आप संभल से? ये कांग्रेस की प्रवक्ता भी सवाल कर रही थी ना कि विकास कितना हुआ है 10 सालों के अंदर। तो आपको मैं बताता हूँ, हमारे पूरे भारत में 7 एम्स थे 10 सालों में, सन 2014 में, अब 22 एम्स हैं। हमारे यहाँ पे भारत में जो है 400 यूनिवर्सिटी थी, अब 11 यूनिवर्सिटी हैं, 1100 यूनिवर्सिटी से। तो इनसे पूछिए विकास कहाँ नहीं हुआ है? हर सेक्टर में विकास हो रहा है, एजुकेशन से लेकर हर जगह विकास हो रहा है, आप इनसे पूछिए। ठीक है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम मुकेश गुप्ता है, मैं समाजवादी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, जब इनकी सरकार है आप क्यों कर रहे हैं? 10 साल एकदम से तो पता नहीं है। 10 साल लेकिन बहुत लंबा समय होता है। एक यूनिवर्सिटी संभल को मिल चुकी है जो कभी अभी तक आज तक किसी को नहीं मिली। संभल में एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज 3 किलोमीटर दूर पे बना है। मैं पूछ लेती हूँ, मैं उनका सवाल क्या है, क्या आपको किस बात पर आपत्ति है? अरे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घंटा बजाने के अलावा कुछ नहीं दिया है मोदी ने।
मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। कुछ नहीं क्या कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। मौलाना यूनिवर्सिटी दी थी, कांग्रेस की हुई थी, अभी तक तैयार नहीं हुई, वो ऐसी पड़ी हुई है। विकास हो गया, विकास हो गया। विकास संभल से गुम हो गया? नहीं, बगैर संभल से नहीं है, पूरे देश में विकास गुम हो गया। बेरोजगार इतनी बढ़ गया है। मैम, शिक्षा और बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए ना। बोलिए बोलिए, सुन लिए, 1 मिनट। 60 हजार यूपी पुलिस की भर्ती, 60 हजार यूपी पुलिस की भर्ती इन्होंने 6-7 साल में 60,000 भर्ती आई। उसके बाद में पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी इतने अपने चरम पर है, बच्चे एक भर्ती के लिए। आप शिक्षा और बेरोजगारी को चाहते हैं, यहाँ पर एक मुद्दा किसी पार्टी ने बनाया? बिल्कुल, हम इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाकर देखना चाहेंगे कि वो क्या करते हैं। अच्छा, किसी और का सवाल आप बताइए। संभल से आप? जी मैडम, क्या समस्या है यहाँ? समस्या कुछ नहीं है मैडम, इस कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा। उन्होंने अभी तक एक भी बार ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा नहीं करा। सबसे मेन समस्या ये है। और ओवैसी साहब भी चाहते हैं कि इस गठबंधन की जीत हो, इसी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश में एक भी जगह पर प्रत्याशी नहीं उतारा। चलिए, अब मैं मंच पर चल के जवाब ले लेते हैं, और क्योंकि हमारे मेहमान हमने बुलाए ही इसलिए ताकि वो जनता के जवाब इसे लेकर दें, क्योंकि संभल में विकास का, यहाँ पर विकास की बात हुई है और मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें, क्योंकि इधर से कई नौजवान जो ये बात बोल रहे थे कि विकास हुआ ही नहीं है। देखिए, सन 77 से जब से संभल लोकसभा बनी, तब से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष समाज माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके भाई 3 बार सांसद रहे, सफीकुर रहमान बर्क साहब 2 बार सांसद रहे, जनता दल के रहे। हम लोग केवल 14 में जीते, लेकिन 14 के बाद से लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी किसी से जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव किया हो? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं मंच से इनको चुनौती देता हूं कि अगर लाभार्थियों की सूची निकाली जाए, आवास की सूची, राशन की सूची और आयुष्मान कार्ड की सूची, तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं, अगर उनकी सूची निकाली जाए तो सबसे अधिक लाभ मुस्लिम वर्ग को मिला। अब मैं इसका जवाब ले लूं, क्योंकि ये सीधे आपके बगल में खड़े होकर आपको चुनौती दे रहे हैं, तो ये चुनौती कहीं भारी ना पड़ जाए इस बार। इनसे ये पूछिए कि आप, पिछले लोकसभा चुनाव भी इंडिया में हुआ है और इस बार भी हो रहा है, जो मुस्लिम की बात कर रहे थे, उनकी जो लोकसभा में सांसद की जो लिस्ट आउट हुई है, या जो विधानसभाओं में उनकी एमएलएज की जो लिस्ट आउट हुई है, क्या उसमें किसी मुस्लिम नाम इन्हें नजर आता है? सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी हिंदू मुसलमान करने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए। साथ का साथ जवाब ले लूं, ये सवाल तो उठता है जनता के बीच से। देखिए, जहां जो योग्य प्रत्याशी आता है उसे टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार का प्रतिनिधित्व, अभी उठा के देखिए, चाचा भतीजा, ताऊ चाचा नाना, एक जाति एक धर्म के लिए टिकट दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है। आप देखेंगे सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया, कहीं उन्होंने राज्यपाल बनाए, कहीं मुख्यमंत्री बनाए, सब अलग अलग वर्गों का नेतृत्व है। कहीं भारतीय जनता पार्टी न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये समीकरण फिर बना कैसे? आप तो कल की धाम से हैं, मुझे ये बताइए कि ये समीकरण जिससे हम MY फैक्टर कहते हैं, ये यहाँ पर क्या वाकई इतना मजबूत है कि उसमें सेंधमारी करना मुश्किल है? यहाँ पहले भी 2014 में ये बदला था। अपनी सोच है, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देखते हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और जो लाभ की बात चल रही थी, हर जाति हर तबके के लोगों को लाभ मिला है। तो लोग तो बात करेंगे, शांति की बात हो, समरसता की बात हो, सहजता की बात हो, वो सब उन्होंने अच्छा किया है। और आने वाले समय में पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी जीत उनकी होगी। ये सारा देश आज उनके साथ खड़ा है। जितने सनातन प्रेमी हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, शांति चाहते हैं देश में, सारे लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ आप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हैं, फिरोज खान जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फिरोज खान जी, मतलब अब तो कन्नौज से उतर गए हैं आपके मुखिया, क्या लग रहा है कि उनका चुनावी मैदान में उतरना समीकरणों को कुछ और ज्यादा मजबूत करेगा, जो अपने पक्ष में आपके जा सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई भी प्रत्याशी हो, इतनी डिमांड है। हमने तो संभल से भी कहा था उनसे, क्योंकि संभल तो गढ़ रहा है, नेताजी रहे, प्रोफेसर साहब रहे, बराबर में धर्मेंद्र यादव जी रहे, तो हमेशा जनता ने समाजवादियों का साथ दिया है। तो ये तो समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की लहर है। हर आदमी लहर है, आप बड़ी बात करें। हाँ, अरे लहर है, देख रहे हैं आपके हम हटा
इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी डर रही है तो किससे डर रही है? हम लोग 60 सीट लेके आ रहे हैं और ये भी तय हो गया कि मोदी जी का जाना तय भी है। आपने हालात नहीं देखे, उनके सवाल और जवाब कैसे है। मतलब आप कह रहे हैं कि गठबंधन 60 सीटों पर जीत रहा है? जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। तो ये तो आपके लिए फिर खतरे की घंटी। आप तो 80 में 80 की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 60 जीत रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जब आप चुनाव में आते हैं 5 सालों बाद अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आप 2017 में आए, आपको जनता ने नकारा। आप 2022 में आए, आपको जनता ने नकारा। लोकसभा चुनाव में 14 में वो नकारा, 19 में नकारा और 24 में पूरी तरह से इनका सफाया होने जा रहा है। 400 सीटें लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनकी ऐसी लहर है कि हर सीट पर एक प्रत्याशी की घोषणा होती है, अगले 4 दिन बाद यह स्थिति हो जाती है कि उस प्रत्याशी को विड्रॉ करके दूसरे प्रत्याशी की घोषणा करनी पड़ती है। ऐसी तो इनकी लहर है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशियों के सामने हम किसको उतारें। दूसरी बात, लोकतंत्र, ये संभल लोकसभा का प्रतिनिधित्व अधिकांश समय समाजवादी पार्टी के पास रहा है। तो आखिर किस आधार पर, मुझे बताएं, ये कौन कौन से विकास इन्होंने किए? क्या यहाँ इन्होंने कभी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया? क्या सड़कों के लिए कोई काम किया? चलिए मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक कांग्रेस से सवाल मेरा ये है, प्रधानमंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं कि आपको तो, मतलब आप लोग अब मंच शेयर कर रहे हैं, आपको तो यानी यूपी के 2 लड़कों को तो जनता नकार चुकी है पहले भी। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि इस बार कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेगी, जुटाएगी? इस बार राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी से ये घबरा गए हैं और इनके मंचों पर जो भाषा चल रही है वो आपने देखी होगी कि वो घबरा गए हैं। वो फौरन वही हिंदुस्तान पाकिस्तान HM पर आ गए हैं। ये पूरी घबराहट जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे देखी जा सकती है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम 400 लेकर आ रहे हैं, दरअसल ये भूल गए हैं कि 400 लेकर नहीं आ रहे हैं, कि 400 हारने जा रहे हैं और 150 से भी कम सीटें। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? यहाँ किसकी लहर है? लहर किसकी है? बहन जी की लहर है और बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और बहन जी के जो समर्थक हैं वो दिल जान से बहन जी के साथ खड़े हैं। चलिए देखिए, सभी अपनी अपनी लहर की बात कर रहे हैं। मैं नीचे आती हूँ, थोड़ा रास्ता मुझे दीजिएगा प्लीज, रास्ता दीजिए। और ये हम अपने थोड़ा पीछे होइए, पीछे होइए, आप लोग हटिए मंच से, थोड़ा दूर हटिए मंच से। लहर किसकी है, जल्दी लहर किसकी है? लहर समाजवादी पार्टी की। किसकी लहर? समाजवादी पार्टी की। बीजेपी इंडिया गठबंधन। क्यों इंडिया गठबंधन में कौन पसंद है? हमें तो साइकिल पसंद है, साइकिल इंडिया गठबंधन। जियाउर रहमान यहाँ से कम 2 लाख वोटों से जीत। इंडिया गठबंधन 350 सीटें लेकर हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाएगी और एक अच्छी सेकुलर सरकार बनेगी। पीछे लहर किसकी चल रही है? समाजवादी। क्यों? आप लोग तो युवा हैं, मुझे बताइए क्या गठबंधन की लहर है? 10 साल से बीजेपी बेवकूफ बना रही सबको। इस बार जनता जाग चुकी है, इंडिया गठबंधन की पूरे हिंदुस्तान में लहर है। युवा जाग चुका है। भाजपा की पोल सारी खुल चुकी है। युवाओं को भटकाया गया है, युवाओं को नौकरी कोई नहीं दी गई है। बेरोजगार है। अब की बार शौचालय में वोट नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आज तक एक भी सुविधा संभल में बना दिया। 5 किलो 4 किलो राशन दे रहे हैं और अब इस समय दे रहे हैं बाजरे का वितरण कर रहे हैं जो कि कोई खाता नहीं, और चावल इतना मोटा देते हैं। ये इनका विकास है। चलिए अच्छा आपके सवाल मैंने अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यही बात तो बीजेपी भी कह रही है, कि ट्रेलर है। ये तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन नाराजगी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और मैं पहले आपसे ही सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए युवा काफी नाराज नजर आ रहे हैं। एक भाई तो यहाँ पर ये कह रहे थे शौचालय पर नहीं इस बार वोट पड़ेगा, तो किस पर पड़ेगा वोट? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां डबल इंजन की सरकार है। योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है। हर व्यक्ति जो गरीब है, कोरोना के टाइम से अब तक सबको राशन, सबको शौचालय, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सबको आयुष्मान कार्ड, और अब सरकार 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज की 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा करने जा रही है। जितने भी आप जो कह रहे हैं वो सब आप अपने चुनावी मंचों से भी कहते हैं, तो फिर ये जो आवाजें आ रही है ये कहां से आ रही है? देखिए, सब आप ये मत कहिएगा ये कार्यकर्ता है। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको केवल और केवल तुष्टीकरण आता है।
कांग्रेस के लोगों को केवल और केवल तुष्टीकरण आता है। आप देखिए कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक उसके क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, उन्होंने जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दबाने का काम किया, उनको मिटाने का काम किया, भारतीय इतिहास को मिटाने का काम किया, कश्मीर के मुद्दे पर चुप रहे। कहीं भी किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण की बात आती है, देश को तोड़ने की बात आती है, तब वो सबसे आगे। आप जवाब ले लूं, आपने क्योंकि आरोप लगा दिया तो एक एक करके पहले समाजवादी पार्टी से जवाब लेते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इनकी बातों से इतना सहमत नहीं हूँ कि एक तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार, दंगे नहीं हुए ये। अब जिसको घर के रखवाली वाले को ही जिम्मेदारी सौंप दोगे तो फिर चोरी कहाँ से होगी? घर की रखवाली के लिए उसी को जिम्मेदार बना दोगे जो चोरी करता हो, तो फिर चोरी होगी नहीं। तो आपका इशारा किस तरफ? नहीं, इशारा क्या, आप सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और रही बात ये लोगों को बांटने की, तो ये आप जानते हैं, जैसे मंगलसूत्र की बात आई, तो मंगलसूत्र तो बहुत पहले राजीव गांधी जी की शहादत के बाद मंगलसूत्र सोनिया जी का चला गया, तो उस वक्त किसने उनका मंगलसूत्र छीना? जो आज मंगलसूत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो बड़ी गहरी बात थी। इसको लोगों ने बड़ा सीरियस लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान का अब शब्द बोला गया है कि मंगलसूत्र वाली बात। तो मंगलसूत्र की बात कहनी तो सोनिया जी का बहुत पहले बिचारियों का चिन्ह गया था, उनके लिए किसी को तरस नहीं आया। मैं आप कांग्रेस से आपने एक सवाल लिया है तो उसका जवाब मैं ले लूं कि देखिए, आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है बीजेपी की तरफ से, लेकिन तुष्टीकरण, मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की कोशिश आपकी तरफ से भी भरसक की जाती है, ये आरोप बीजेपी का है। अभी जनता से एक आवाज आ रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जनता देख चुकी है और जनता समझ चुकी है। जनता चाहती है कि अब देश से नफरत खत्म हो। जनता चाहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस चमन में सब फूलों की तरह रहें और हिंदुस्तान में मोहब्बतें कायम हो। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी इन नफरतों को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं और वो चाहते हैं कि देश में फिर से मोहब्बत कायम हो, देश फिर से एक सूत्र में बंधे। और राहुल गांधी जी आने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो दिखा देंगे कि नफरत को हम इस देश में पैदा नहीं होने देंगे और इस देश में अगर कुछ चलेगा तो केवल मोहब्बत चलेगी। तो ये बता दीजिए ना, आपकी राहुल गांधी पर्चा भर रहे हैं? मैं फिर से पूछ रही हूँ, राहुल गांधी पर्चा कब भर रहे हैं यहाँ? राहुल गांधी आपको दिखा करके पर्चा भरेंगे मीडिया के सामने। आप यहाँ पर बता दीजिए ना कब भर रहे हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया तो भर चुके हैं। ये देखिए, बड़े नेता की बात है, थोड़ा सिक्योरिटी की भी बात होती है। आपको खुद पता चल जाएगा, पूरी मीडिया को पता चल जाएगा, पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी जी पर्चा भर रहे हैं और राहुल गांधी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पूरा देश देखेगा। अच्छा, ये बताइए सत्यानंद जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ये 400 पार का नारा वाकई कुछ हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है? आप तो पब्लिक के बीच भी जाते हैं, या महज जुमला है जो विपक्ष कह रहे हैं? शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। शोर मचाने के लिए लोग आ सकते हैं, बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जो ये नारा है, बुलाए जा सकते हैं, ये जनता है, यहाँ पर जनता भी है, आप उसे मत नकारिए। ये कोई बड़ा इशू नहीं होता बहुत ज़्यादा। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो आपको भी दिखाई देता होगा कि किसी पार्टी का कोई कहीं पर वजूद नहीं है और सब जो लोग ये गाल बजा रहे हैं अपना अपना सोचना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और उस पर कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, लेकिन जब परिणाम आएंगे सबको पता लग जाएगा। ठीक है, परिणाम आएंगे तो जाहिर है सबको पता चलेंगे, लेकिन संभल में इस बार मुद्दे लोगों के क्या रहे? मतलब राजनीतिक पार्टियां तो चलिए जो बातें कर रही हैं वो कर ही रही हैं, लेकिन लोगों के मन की बात क्या है? संभल में विकास का मुद्दा और जो बहन जी ने अपने शासन में विकास किया उस पर जनता वोट करेगी और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा आदि सभी एक साथ चलेंगे और बहन जी को मजबूत देश का प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग शांत रहिए, मैं एक मिनट एक एक करके बात कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये बताइए 400 प्लस का जो नारा है कि इसमें कितना दम नजर आता है? ये 400 हारने जा रहे हैं, इनको मैं यादव हूँ, पहली बार जीवन में बीजेपी को वोट दूंगा, पहली बार। इधर आगे आइए। क्यों? एक मिनट। अच्छा, क्यों? अरे भाई, वो बुधवार कराए हैं, आप कह रहे क्यों? आगे यार, क्यों? वजह यार, एक मिनट, क्यों वोट क्यों देंगे? राष्ट्र प्यारा राष्ट्र। बीजेपी जो है जातियों पे वोट नहीं देती है, सबका विकास करती है, सबका साथ
जातियों का वोट नहीं लेते हो तो फिर यहाँ बिरादरीवाद को फैला रहे हो आप। आपका मैं यादव हूँ। ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी विकास करती है, इनसे पूछिए कि 10 साल में कौन सा विकास बीजेपी ने करती है। बीजेपी बांटने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम का काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। एक लैटरिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं बीच में से एक यहाँ पर नौजवान थे जिन्होंने अपना टैटू भी दिखाया यादव नाम का और कहा कि पहली बार बीजेपी को चुनने जा रहे हैं। क्यों? देखिए, हो सकता है कोई सिक्का पड़ा के ले आए हो। हमारे टैटू भी बनवा दिया। हमारे बुनियादी तौर पे देखिए, हर किसी की कोई ना कोई पार्टी है, लेकिन खास तौर से यादवों में देखिए लालच दे के फिर किसी को कोई लाए दूसरी बात है, लेकिन खास तौर से आपके जो जोश है वो एक अलग ही तरीके का है। और मैं तो ये कहूँगा, एक दो लोग, राहुल जी और अखिलेश जी, दो लोगों के पीछे आप देखिए, प्रधानमंत्री अलग करते हैं, अमित शाह अलग करते हैं, राजनाथ जी अलग करते हैं, कितनी लंबी फौज दो लड़कों के पीछे लग आप एक फौज आप भी तैयार कर रहे हैं, तो उनके पास जो सिपाही हैं वो अपने उतारेंगे मैदान में, वो तो यही कहेंगे। हमारे सिपाही हमारी जनता है, हमारे लोग हमारे वोटर हैं। ये इतने नेता है कि इनके हर वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। मैं जवाब ले लूं। आप लोग डर गए क्या इंडिया गठबंधन से? जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि आप दरअसल डर गए हैं उन लोगों के एक साथ आने से। देखिए, डर कौन गया है इसका जवाब इस बात से मिल सकता है, जब इंडिया गठबंधन बना था तो पूरे देश की तमाम पार्टियां इनके साथ थी, लेकिन जैसे ही नेतृत्व करने का नंबर आया तो एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया गया जिसमें एक बच्चे के बराबर भी बुद्धि नहीं है, उसे सेंस नहीं है। एक मिनट उन्हें सेंस नहीं है, कि उन्हें सामान्य ज्ञान भी नहीं है, और उनके हाथों में देश सौंपने की बात कर रहे थे। देश की दिशा और दशा तय करने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने विश्व में बताया है कि किस प्रकार से देश का नेतृत्व किया जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंची। जो छोटा सा देश पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता था, वो आज हमारा अगर बाहर एयरफोर्स का पायलट अभिनंदन उनके क्षेत्र में आ जाता है, पहुंच जाता है, उसको सुरक्षित छोड़ने का काम पाकिस्तान करता है। ये मोदी ने करके दिखाया है। दूसरी बात, बिरयानी खाने कौन जाता है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उस यादव युवा जो कि लोग ये राजनीति की बात करते थे, जातिवाद और धर्म की बात करते थे, आज यादव और मुस्लिम जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझ गया है कि मेरे बच्चों का भविष्य कहां सुरक्षित है। अब इसका जवाब दीजिए। अगर ऐसी बात है तो ये जातिगत जनगणना से इनके माथे पर बल क्यों पड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी जाति गणना की बात करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। अभी इन्होंने कहा था कि मोदी जी और राहुल जी के बारे में जो आपत्ति इन्होंने की थी, इन्होंने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। ये भाजपा के लोग करते ही हैं कि ये दूसरे को जो है मानसिकता से गिरी हुई बात करते हैं। राहुल गांधी जी तो कहते हैं अगर मोदी जी में दम है तो आइए डिबेट कर लीजिए 5 मिनट की डिबेट क्यों नहीं करते राहुल गांधी जी से? अभी हाल में संभल में मोदी जी आए थे, संभल में हजारों की तादाद में सरकारी अफसर मौजूद थे, तब भी ये भीड़ नहीं जुटा पाए, और उसके 5 दिन बाद राहुल गांधी जी संभल आए और हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की, हमने कोई सवारी नहीं लगाई, लेकिन राहुल गांधी जी के देखने के लिए संभल की 2 किलोमीटर तक लंबी सड़क को जनता ने भर दिया था और रिकॉर्ड भीड़ ने संभल को दिखा दिया था और राहुल गांधी जी को खुश कर दिया था। और दोनों में अंतर इस देश की जनता ने और संभल की जनता ने देखा था। खुद मोदी जी बौखला गए थे, उनकी सभा में कुर्सियां खाली थी और राहुल गांधी जी की सड़कों पर जगह नहीं थी। आप अपनी ये बौखला कौन रहा है? मतलब इनका दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही दलों का कॉन्फिडेंस इतना हाई देख रहा है कि शायद जनता भी भ्रम में आ जाए कि ये बौखलाहट किस। एक तो यहाँ पर धर्म को लेकर जो बातें हो रही हैं, पहले भी सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर मतदान किया है, अब भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस समय कि मोदी जी के लिए सभी धर्मों के लोगों ने पहले भी यहाँ मतदान किया और अब भी करेंगे, और उनके साथ लोग हैं। राजनीति के दृष्टिकोण से अलग अलग मुद्दे होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं, वो कई जगह मायने रखती हैं, कई जगह पे मायने नहीं रखती। और ये सारा जो क्षेत्र है गंगा क्षेत्र है, यहाँ पर एक सौगात और दी है, गंगा हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा बहुत सुंदर, और सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, आपकी पार्टी को आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दरअसल आप चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वोट काट सके, नुकसान पहुंचा सके और फायदा पहुंचा सके। हमारी पार्टी से जब भी चुनाव लड़ा है लोकसभा का, और हम 9 में भी जीते, और हमारे सहयोग से माननीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जीते, और अभी हमारे बिना हमारा ही प्रत्याशी जीत के 24 में आएगा। और
आज हमारी पार्टी पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है बहन जी के नेतृत्व में। चलिए, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं ले लूं, थोड़ा मुझे रास्ता दीजिएगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, थोड़ा रास्ता दीजिए। आप मुझे बताइए, आप संभल से? जी हाँ। क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा यह है क्या, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बीजेपी आनी चाहिए। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा है सब कुछ, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए ताकि मैं कुछ और लोगों से भी बात कर सकूं। पीछे जाने दीजिए। ये मैम देखिए, प्रथम चरण की वोटिंग से मोदी जी बौखला गए हैं और उन्हें एम फैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। वो मुस्लिम, मंगलसूत्र और इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन सब चीजों का फायदा होता है? मुझे बताइए, जो कहा जाता है कि चुनाव घुमा दिया जाता है, वो होता है? हाँ, जब वो लोग घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग आगे आइए, जो भोले भाले लोग होते हैं, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। इस चीज को वो नोटिस नहीं करते कि वो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद उनका सिर्फ वोट पाना है। बोले जनता को भी। मैम, उत्तर प्रदेश, ये हमारे क्षेत्र में भी 7 सीटों पर चुनाव हुआ है। अभी 7 में 7 गठबंधन जीत रहे हैं। बीजेपी की इतनी हालत खराब है यहाँ पे। ये मुद्दों से, ये इनसे कुछ नहीं होता कि औरतों का मतलब कि हिंदू औरतों को मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये कच्ची बात है। अच्छा, मुसलमान से कब तक डराएंगे लोगों को? कब तक? अभी सरकार आपकी 2014 से 2024 तक सरकार चल रही है। उससे पहले मुसलमान नहीं था इंडिया में। उससे पहले क्या नुकसान पहुंचाया मुसलमान ने? ये मुसलमान को मैडम कारोबार खत्म हो गया, कारोबार। मोदी आपकी शिकायत किससे है? मोदी जी से कि बिल्कुल असल में सब कारोबार उस पे हाथ रखे हुए बैठे में। गरीब पब्लिक बहुत परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। मैडम, पूरे देश में बहुत हलचल है। 52 लाख करोड़ रुपए का पहले कर्जा था देश पर, आज 1,54 करोड़ लाख रुपए का कर्जा है। कहाँ गया? आप लोग आगे आइए, बनाना बंद कीजिए, सवाल जी, सवाल अपना पूछिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये 400 पार बहुत देर से गा रही है। उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि हमारे गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है बराबर से, हमारे जस्ट गांव के बराबर से। क्या उस पर किसान का ट्रैक्टर चलेगा? टोल टैक्स देंगे? नहीं देंगे। बगैर टोल टैक्स के चलवाएंगे किसान का ट्रैक्टर? किसान की भी कोई बात करेगा नहीं है? अच्छा, ये बताइए, एक सेकंड, यूपी में फिर से 2 लड़के साथ आए हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इससे फायदा होने जा रहा है? इन बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था भाइयों, यूपी पुलिस का पेपर दे के आया था। मुझे पता है मुझसे क्या बीती है। जिसके बच्चे होते हैं वही समझ सकते हैं, इनके तो बच्चे हैं नहीं। मैंने दिया है, मुझे पता है क्या है यूपी पुलिस। गरीब बच्चा जानता है क्या होता है। आप तो किसी और का सवाल है, फिर मैं ऊपर मंच पर। ये बीजेपी बौखला गई है पहले चरण से ही। गठबंधन की 7 की 7 सीटें आ रही हैं, बहुत बुरी तरह से बौखला गई है इस समय बीजेपी। हिंदुस्तान का सारा पैसा मोदी जी ने गुजरात में पहुंचा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कर दिया हमारे तो हिंदुस्तान को बेवकूफ। अरे भाइयों, सब बैठे हैं, किसान तो कोई होगा ना हमसे ज्यादा। हम रात को खेतों पर रहते हैं, ये शहर वाले इतने भी है नहीं, घर में रह के खाना फ्री का खाते हैं, यहाँ खेत में रहते हैं रात दिन। अच्छा ठीक है, चलिए आप मुझे चलने ऊपर जाने दीजिए, मैं जवाब ले लूँ। हाँ, मुझे सवाल मैडम, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि शहर वाले खाना फ्री का खाते हैं। शहर वाले मेहनत करके नहीं खाते, वो किसी से मांग के ला रहे हैं या अपना रोजगार नहीं कर रहे हैं, ठेला नहीं ला रहे हैं। मैम, पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर में गाय भैंसे पहले 4 पाई इधर बंध रही है, गाय इधर बंध रही है, ऐसा हो रहा था। आज इस संबल क्षेत्र में गाय घूमती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बात अलग है। पहले मैम घर में तो चोरी हो जाती थी और लाइट नहीं आती थी, और मैम गाय का तो यहाँ नामो निशानी नहीं था। ठीक है, चलिए। अच्छा, साइड हटिए, मुझे अब ऊपर जाने दीजिए। अब साइड होइए, मैं आती हूँ, फिर से आपके पास आऊंगी। अब जरा जो मेहमान है उनसे आपके सवालों के जवाब तो लेने दीजिए। और मैं पहले फिरोज जी आपसे सवाल, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का ये सवाल है। अभी एक वहां पर नौजवान है जिन्होंने कहा कि कम से कम आप सुरक्षित तो महसूस करते हैं खुद को। नहीं, कितने फर्जी इनकाउंटर हुए। कानून व्यवस्था क्या लोगों को धमकाने और डराने के लिए? किसी एक वर्ग के लिए कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था का मतलब होता है कि मंत्री की गाड़ी बनारस में उनकी चुर गई, नड्डा जी की बीवी की। वाह, क्या कानून व्यवस्था। मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बीवी की गाड़ी चुर गई। हमारी सुबह मॉर्निंग वॉक पर टीचरें जाती हैं, महिलाएं गले से चैन छीन के ले जाते हैं। इसे कानून व्यवस्था? या किसी एक समाज को टारगेट बना के अगर कानून व्यवस्था हो सकती है किसी प्रदेश और देश की, तो बहुत अजीब देश है फिर हमारा। टारगेट बना के मतलब क्या? इससे आप कह रहे हैं कि टारगेटेड जो है वो पुलिस का एक्शन हो रहा है? नहीं, एक्शन कानून व्यवस्था ये होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। आपकी सरकार में होता था ईमानदारी से काम? नहीं, ईमानदारी से काम। आंकड़े ऐसा नहीं बताते, लेकिन फिरोज साहब आप भी ये जानते हैं। अच्छा,
आपके लिए सवाल यह है कि रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, युवा अभी भी भटक रहे हैं। देखिए, पहले जब इस तरह से पेपर एग्जाम होते तो एक ही जाति के लोग भर्ती होते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई सुनने वाला नहीं होता था। इस बार यदि कहीं बेईमानी होती है, अगले दिन एक्शन होता है, पूरी ईमानदारी से पेपर कराया जाता है और जो लोग बेईमानी करने का काम करते हैं उन सबको जेल भेजा जाता है। पुनः ये परीक्षा होंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, अभी कानून व्यवस्था की जो लोग एक एक सिपाही पूरे का पूरा थाना, जिले का थाना चलाता था और उससे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता था। एक सिपाही डीजीपी को फटकार देता था, एक सिपाही एसपी को फटकार देता था, वो कानूनी व्यवस्था थी। आज की डेट में संभल में 600 अपराधियों ने एक साथ अपराध न करने की शपथ खाई है, अभी 15 दिन पहले। जल्दी से छोटा सा जवाब। कानून व्यवस्था की बात भाई साहब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भारतीय नागरिक गुहार लगाता है कि मेरी यूपी में जाकर हत्या हो जाएगी और यूपी में आकर के पुलिस कस्टडी में, पुलिस के हाथों में उस व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है। दूसरा व्यक्ति गुहार लगाता है जेल के अंदर कि मेरी जेल में मृत्यु हो जाएगी और उसे जेल के अंदर कथित तौर पर उनके जहर दे दिया जाता है। ये यूपी की कानून व्यवस्था है। यहाँ वो तो कह रहे हैं कि पहले तो मामले दर्ज भी नहीं होते थे, अब कम से कम दर्ज हो रहे हैं, उनका ये कहना। मामले दर्ज होते हैं। आप सेंगर को देख लीजिए, आप ब्रजभूषण जी को देख लीजिए, आप उन्नाव को देख लीजिए, आप हाथरस को देख लीजिए, क्या उनके खिलाफ एक्शन हुए? मैं आपका जवाब लेती, लेकिन मैंने भी देख लिया है, जनता ने भी देख लिया है। मेरे पास वक्त इतना ही है, माफी के साथ मुझे वाइंड अप करना है। बहुत सारे संभल के लोगों के सवाल है, लेकिन इनके सवाल ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे, मेरी कोशिश यही थी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और संभल की जनता का भी। फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री में इतना ही, मिलेंगे किसी और शहर में कुछ और सवालों के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए।